आपने अक्सर अब्यूज़िव रिलेशनशिप्स के बारे में सुना होगा। अक्सर आपको ये भी बताया जाता है कि हर अब्यूज़िव रिलेशनशिप का शुरुआत जो होती है वो बड़ी खूबसूरत होती है, या हनीमून फेज़ होता है, जब आप इंसान की असलियत नहीं देख रहे होते, जब आप छोटी बड़ी बातों को, रेड फ्लैग्स को दरगुजर कर रहे होते हैं। लेकिन कब पानी सर से गुज़रता है और आप बिल्कुल ही डिसेबल हो जाते हैं, या जब आप पलट कर अपनी पूरे जो मुसाफत है वो किसी से शेयर करते हैं अपनी जर्नी, तो लोग कहते हैं यार तुम्हें तो इस लम्हे जाग जाना चाहिए था, तुम्हें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। सो व्हाट मेक्स अस इग्नोर? और कई दफ़ा चीज़ें वाकई सही भी हो जाती हैं, या हम कॉम्प्रोमाइज़ और उससे एडजस्ट करना सीख जाते हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री होगी, ख़ास तौर पे अगर आप एडवाइस पिछली जनरेशन से लेना चाहते हैं। उस वक्त के सोशल प्रेशर्स बहुत मुख्तलिफ थे, लोगों का घर टूटना कॉमन नहीं था, कई चीज़ें जो हमारा पेट्रियार्कल या मिसोजिनिस्टिक रवैये थे उनके लिए स्पेस थी, उनको लोग गलत ही नहीं तसव्वुर करते थे, तो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना तो दूर। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त पलटता है, यकीनन अगर एक अब्यूज़र है वो भी को डिपेंडेंट है, उसको भी आपकी और अपने घर की आदत हो जाती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या वक्त गुजर जाता है तो उनके रवैयों में बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक तब्दीली आ जाती है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं देखिए जी अब इतनी ज़िंदगी कट गई है और सब सही है और आपने ऑप्टिक्स को मेंटेन करके रखा है। लेकिन वो लोग जो जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी इस तरह की तकलीफ़देह होनी ज़रूरी नहीं है, आप डिज़र्व करते हैं बेटर रिलेशनशिप्स, और ख़ास तौर पे एवरी फेल्ड रिलेशनशिप इज़ अ फीडबैक फॉर यू, कि आपको भी सुधरने का और अपने आप को बदलने का मौका दिया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ ये ख़वातीन पे अप्लाई करता है कि जी अगर आप डोरमैट बनी हुई थी तो अब आप एक बेबाक बगावत से भरपूर खातून बन जाएं एंड यू शुड फाइट द सिस्टम। ये बात नहीं की जा रही। आपके अंदर क्या तब्दीली आनी चाहिए ताकि आपकी फेमिनिटी, आपकी सॉफ्टनेस बरकरार रहे, आप में कड़वाहट और तकलीफ़ जो आपकी है उसको आप एड्रेस कर पाएँ। और दूसरी तरफ आई थिंक मर्दों के लिए भी ये फ़ीडबैक है। आई एम श्योर कि जस्ट लाइक वुमेन, आप अगर एक इंसान हैं और आप 3-4 दफ़ा इस तरह के सिनेरियो से गुज़रे हैं जहाँ लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, जहाँ लोग आपको ये फ़ीडबैक देते हैं कि आपके साथ रहना बहुत मुश्किल है, आप कंट्रोलिंग हैं, तो यकीनन इस फ़ीडबैक के बाद आप भी अपने अंदर तब्दीली ला सकते हैं, आपका साइकिल भी ब्रेक हो सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि अर्ली रेड फ्लैग्स को कैसे रिकग्नाइज़ करें और अपने अंदर और अपने रिलेशनशिप के अंदर या तो उसको तोड़े बगैर तब्दीली कैसे लेके आएँ, या खुदा न खासा अगर रिलेशनशिप फेल कर भी गया है तो उसके बाद हाउ डू यू पिक अप द पीसेस एंड मूव ऑन। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है जी। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सना यासिर, हु इज़ अ न्यूरो इनकोडिंग स्पेशलिस्ट एंड अ रिलेशनशिप कोच। बहुत सारे रिश्तों को बचाने बल्कि ख़ास तौर पे प्री मैरिटल ट्रेनिंग और काउंसलिंग के लिए मशहूर हैं। अगर आप भी रिश्ता अज़वाज में बंधने वाले हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी तवक्कुआत का रुख सही करने के लिए, गोल सेटिंग के लिए आप इनसे रुजू कर सकते हैं। थैंक यू सना फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी आयशा इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात भी हैं और स्लीप कोच भी हैं। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि कोई आपसे झगड़ रहा हो ना, 3 बेसिक सवाल कर लो। क्या तुमने पानी पिया है, क्या तुमने नाश्ता किया है, क्या तुम रात को सोए थे? आधे से ज़्यादा मसले इससे हल हो जाते हैं। क्योंकि आप देखें कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई भी है तो आपको छोटी छोटी बातें भी बहुत खटकेंगी एंड दे कैन बिकम अ रेड फ्लैग। बल्कि जो लोग पूरी रात जागते हैं वो अपने आप में एक चलता फिरता लाल झंडा होते हैं और उनसे दूर भाग जाना चाहिए। थैंक यू सो मच आयशा फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अली अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ट्रेनर हैं, PR एडवाइज़र हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बहुत शुक्रिया अली आपकी मौजूदगी का। सबसे पहले आयशा आपसे शुरुआत करते हैं। आयशा, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स जो लोग मिस करते हैं और अर्ली स्टेजेस में, जो हमने कहा ना वो जो एक ब्यूटीफुल कस्प होता है कि आपका हनीमून फेज़ ख़त्म हो रहा है, आप शदीद मोहब्बत का शिकार हो चुके हैं और अब एक शख्स जो अब्यूज़िव है उसकी असलियत आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो रही है। तो ये किस तरह शुरुआत होती है एंड व्हाट आर द रेड फ्लैग्स दैट वन शुड नॉट मिस? ओके, अस्सलाम वालेकुम। सिद्रा, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे अब्यूज़िव बिहेवियर है भी या नहीं। बिकॉज़ अगर आपके घर का ब्रॉटअप इस तरीके का है कि थिंग्स आर सो नॉर्मलाइज, बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे अगर थप्पड़ मार दिया तो कोई बात नहीं, कुछ बुरा भला कह दिया कोई बात नहीं, को बहुत नॉर्मल लेते हैं। बिकॉज वी डोंट वैलिडेट दोज थिंग्स, डोंट दोज फीलिंग्स, बल्कि हमारा ये होता है कि हम कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं कि एक थप्पड़ ही तो मारा, कुछ और से ज़्यादा तो नहीं किया, घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया। इस तरह की बहुत ज़्यादा रीजंस आते हैं। तो स्टेप 1 में ही कई दफ़ा जब अगर कोई अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो फीलिंग्स इनवैलिडेट हो जाती हैं। एंड व्हेन इट कम्स टूवर्ड्स इमोशनल अब्यूज़ तो साइंस बहुत ज़्यादा आई वुड से कि मिनिमल होते हैं इन द स्टार्ट। क्योंकि इसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर आप एक फ्रॉक को डायरेक्ट
गर्म पानी में डाल देंगे तो द फ्रॉग वुड पॉप आउट, वो फ़ौरन से उस पानी से बाहर आ जाएगा। बट अगर आप उसको बिल्कुल नीम गर्म पानी में डालते हैं और आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर राइज करेंगे तो होगा ये कि उसको इतना इफेक्ट नहीं होगा। एंड सेम गोज विद दीज इमोशनल अब्यूज, आई वुड से जो उसके सिम्टम्स, या एग्जैक्टली सिम्टम्स ऐसे ही होते हैं। सना, अगर इसी चीज़ को मज़ीद अनपैक करें, एक ये क्या हो रहा होता है एग्जैक्टली अगर हम इसको अब्यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी वो शख्स जो जिसको आम ज़बान में हम लोग नार्सिसिस्ट कह रहे होते हैं, क्या वो पहले हनीमून फेज़ में वाकई उसको मोहब्बत हुई होती है या वो मैनिपुलेट कर रहा होता है? उसका अपना जहन किस तरफ होता है और व्हाट इज़ ही और शी फीलिंग? सिद्रा, सारी बात आ जाती है पैटर्न्स के ऊपर। इनेबलर्स होते हैं, आपने जैसे वो नार्सिसिस्ट एक लेबल है जो कि बहुत खुलेआम यूज़ हो रहा है, हर किसी को नहीं यूज़ करना चाहिए। कोई भी नार्सिसिस्ट डायग्नोज हो तब वो नार्सिसिस्ट है, लेकिन साइंस और सिम्टम्स हर चीज़ के होते हैं। आपको पैटर्न्स पता चलते हैं, बचपन से ही अंदाज़ा होने लगता है। माँ बाप ने जैसे ग्रूम किया है, बहन भाई के साथ वो जैसे रहा है, फ्रेंड्स के साथ वो जैसे रहा है, स्कूलिंग उसकी जैसे हुई है, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, कौन इनेबल कर रहा था किस चीज़ के लिए, कौन सी आदत पक्की होती गई, हैबिट्स होती हैं जो कि आप उस पर काम कर सकते हैं। कोई जानबूझ के बुरा नहीं होता, राइट? उनकी आदतें, उनका बिहेवियर उन्हें बुरा या अच्छा करता है। सो हमारा फोकस क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हम उसे छोड़ तो नहीं देंगे, ठीक है ना? अगर वो ये रिकग्नाइज़ करता है और ये काम करना चाहता है इस बात के ऊपर, तो करना चाहिए। अपने साइंस एंड सिम्टम्स कुछ वो खुद बताएगा, कुछ उसके इर्द गिर्द के लोग बताएंगे, और जो लोग उससे दूर भाग रहे हैं वो भी बताएंगे कि तुम प्यार तो कर रहे हो, बट ये कोई भी चीज़ ओवरडू हो जाए ना तो वो टॉक्सिक हो जाए, ओवरडू हो जाए या उसमें देयर इज अ टिंज ऑफ मैलिग्नेंसी। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, पैटर्न। अगर एक दफ़ा कोई आपको छोड़ के जाए तो आप 50-50% चांस ले सकते हैं कि यार दोनों हाथों से ताली बजी होगी, कुछ इसकी गलती है, कुछ उसकी गलती है। लेकिन जो सीरियल, जिन बेचारों को, बेचारे तो नहीं कहूँगी क्योंकि उनके काफ़ी अच्छा खासा बैगेज होता है, जिन लोगों को नार्सिसिस्ट लेबल कर दिया जाता है और उनके एक नहीं कई फेल्ड रिलेशनशिप्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पैटर्न देख रहे हैं, पैटर्न तो ये है कि हाँ जी 3-4 महीने के बाद या साल भर के बाद इनका जो भी सिग्निफिकेंट अदर होता है इनको छोड़ के चला जाता है। मगर सना, ये भी देखने में आता है कि इनकी जो चॉइसेस होती हैं वो बड़ी वैरीड होती हैं। पहले अगर एक बहुत ही मॉडर्न लिबरल पार्टनर के साथ ये होते हैं तो फिर अपनी तरफ से ये करेक्शन ये करने की कोशिश करते हैं कि यार दूसरी दफ़ा आई विल गो फॉर समबडी हु इज़ वेरी ट्रेडिशनल, तो वो तो अपने आप को पैटर्न तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ऊपर काम करने के बजाय ना वो दूसरे मेथड्स अप्लाई करें। व्हाट नीड्स टू हैपन इज अपने ऊपर काम करना ज़रूरी, सेल्फ अवेयर होना ज़रूरी है। हाँ। अच्छा जी, ज़रा अली की भी इनपुट ले लेते हैं। अली, मर्दों को किन रेड फ्लैग्स के बारे में आगे ही होनी चाहिए? जो यानी हमारे यहाँ आम तौर पे ये बात तो बड़ी आराम से कर दी जाती है कि जी मर्दों के रवैये में रेड फ्लैग्स हैं और लड़कियों को दे शुड नॉट टेक इट एंड वुमेन शुड बी मोर अवेयर, लेकिन मर्दों का भी तो एक पर्सपेक्टिव होगा ना कि यार ये नॉर्मल नहीं है, ये ख़वातीन जिस तरह इतनी सी बात पे अगर रोना शुरू कर रही हैं या इस बात का बतंगड़ बना रही हैं, आपने मर्दों के लिए क्या रेड फ्लैग्स नोटिस किए हैं कि उनको क्या क्या झेलना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया। मैं इसमें ना थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड पे जाना चाहूँगा अब्यूज़ के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अब्यूज़। एक तो इमोशनली है, एक मेंटली है, एक फ़िज़िकली और एक सेक्शुअल है। अच्छा, इसमें 2 जो हैं वो फ़िज़िकल हैं और 2 आप नॉन फिज़िकल हैं। अच्छा, इसमें आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो बचपन में जो बच्चे की परवरिश है वो कैसी हुई है। इंसान जो भी हो उसकी जो फाउंडेशन है उसका बचपन ही होती है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा कसूरवार मैं जिनको कहूँगा वो पेरेंट्स हैं। मैं पेरेंट्स से हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ कि माँ बाप बने, हिटलर्स ना बने। जब बच्चे अपनी चीज़ें माँ बाप से छुपाते हैं और जब आप अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते और माँ बाप उनको प्यार, हग्स, किसेस नहीं करते, तो वो एक बचपन में ही इंसान में एक कमी जो है ना वो पाई जाती है। अच्छा, अब उस कमी की वजह से उसके अंदर एक एंगर होता है, एक उसके अंदर एक एग्रेशन डेवलप हो जाता है, उसकी जो सेहत है वो ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं, ओबेसिटी उसके अंदर आ जाती है। अब ये सारे मसाइल जो है ना वो अली, मुझे एक बात बताएं, ये तो जनरलाइज मसाइल हो गए ना। मुझे अगर मैं आपसे एक सवाल और करूं, मुझे बताएं कि जो लोग माँ बाप आपकी तरफ तो बहुत शफीक हैं, लविंग हैं, आपको प्यार भी करते हैं, आपसे हालचाल भी पूछते हैं, लेकिन अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा यार मेरे माँ बाप तो आइडियल कपल थे, मैंने उनको कभी लड़ते हुए नहीं देखा। लेकिन क्या हम इसकी तय में जाते हैं कि उनके माँ बाप की लड़ाई क्यों नहीं होती थी? क्योंकि माँ बाप को तो पहला रिलेशनशिप जो बच्चा एक्सपीरियंस करता है वो माँ बाप का होता है। लड़ाई इसलिए नहीं होती थी क्योंकि अब्बू जब गुस्सा करते थे तो अम्मी खामोश हो जाती थी,
या अब्बू की मर्ज़ी की हर चीज़ होती थी तो लड़ाई की गुंजाइश ही नहीं होती थी। क्या ये बातें हमारे माशरे में की जाती हैं? मेरे ख्याल से वो इंटेलिजेंट माँ बाप होंगे, ये हो नहीं सकता कि लड़ाई ना हो, वो कमरे में बंद रह के लड़ाई करते होंगे। ये हाँ। एक इंटेलिजेंट तरीका होता है कि आप बच्चों के सामने आप अपनी आवाज़ को ऊंचा ना करें, हाँ। आप अपने लहजे को नरम रखें, क्योंकि यही चीज़ें वो पैटर्न जो है वो जैसे पैटर्न की सना ने बात की, यही पैटर्न वो पेरेंट्स से बच्चा सीखेगा और फिर उसने आगे उसको फैलाना है। बिल्कुल फिर सही। ये लोग जो है ना वो हर हाँ। वक्त जो है ना वो चाहेंगे कि हमें प्रेज़ किया जाए। अगर हाँ। जहाँ से प्रेज़ इनका कम होगा तो ये अपने पार्टनर के साथ जो है वो अब्यूज़ देखिए, शुरू दो कर तरह देंगे के लोग मैंने और ये देखे हैं। कंट्रोलिंग एक इनका वो जो बिहेवियर चाहते होगा। हैं कि उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी काफ़ी हद तक यानी 50 से 80% तरीक़ों में वो चाहते हैं कि उनकी शादी, उनका रिलेशनशिप बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह हो। लेकिन कुछ लोग जो अपने घरों में ना इंसाफियाँ एक्सपीरियंस करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका रिश्ता बिल्कुल भी अपने माँ बाप जैसा ना हो। इस पे मज़ीद भी हम बात करेंगे, क्योंकि वो रेड फ्लैग्स या तो वो नॉर्मलाइज़ हो जाते हैं, यानी बच्चों ने घर में देखे होते हैं तो वो नॉर्मलाइज़ हो जाते हैं, या फिर उनके ख़िलाफ़ एक बगावत दिल में जन्म लेती है। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मलिक राशिद बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही। पहले मैं एक बात ये करूँगा कि एक दो रोज पहले वो खुशबू की बर्थडे थी तो उनको डेडिकेट करना चाह रहा था। खुशबू से मुराद ये है कि वो जिनकी किताब थी परवीन शाकर साहिबा, तो क्या उनकी पर्सनालिटी थी, तो वो उनका एक बड़ी मशहूर गजल है, एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगा, फिर मैं आपके टॉपिक पे बात करता हूँ। कि जैसे वो शेर जो है ऐसे लगता है कि उन्होंने महबूब के लिए नहीं, हम जैसे लोगों के लिए या कौम के लिए कहा था कि कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो उस तरह आइकॉनिक पर्सनैलिटी को हमने याद नहीं रखा। हाँ। आप आगे आपके टॉपिक के बारे में बात करूंगा। देखिए, अभी आप बात कर रही थी कि ये जब इमोशनल अटैचमेंट है और बाद में जब हकीकत खुलती है फिर पता चलता है। देखिए, बात ये कि ऐसे ही है जैसे वो प्याज छील रहे हो ना, तो उसके पर्दे उतर रहे होते हैं प्याज के, तो वो फिर साथ साथ आंसू भी निकाल रहे होते हैं। तो जब हकीकत खुलती है तो आंसू निकलते हैं। लेकिन हमारी राशिद साहब, आप ही के जो आपने शेर परवीन शाकिर साहिबा का शेयर किया, इस पे ज़रा सी बात करके आगे बढ़ना चाहूँगी। मुझे ये बताइए कि जैसे हम कहते हैं ना कि किसी से आपका इतना लगाव, इतनी मोहब्बत हो कि अगर उसने आपको छोड़ दिया है तो वो आपके लिए एंड ऑफ द वर्ल्ड होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ दुनिया में रुसवाई का बायस नहीं, आप खुद उस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते। और ये मेरे ख्याल में बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का बड़ा सेंट्रल आइडिया ये है। क्या कहते हैं आप? इसी गजल का शेर है। जवाब में मैं कहूँगा कि वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की। उनको पता होता हमें कि वो हरजाई है, लेकिन हम फिर भी उसके लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं। देखिए, मोहब्बत ये एक ऐसा रिलेशनशिप या अटैचमेंट होती है कि जिसमें बंदा ये चाहता है कि वो वन वे बाज दफा हो जाती है। बंदा कहता है कि मैं इसे ऐसे रोड पे चल रहा होता है। बहुत शुक्रिया राशिद साहब। एक पूरी जनरेशन है माशाल्लाह। परवीन शाकिर साहिबा की जो पोइट्री है उसका तो क्या ही कहना, लेकिन वाकई ये जो पूरी पोइट्री है ना, ये एक डेफिनेशन है और परफेक्ट केस है नार्सिसिज्म का, कि आप जो एम्पैथ बेचारा उसके दिल पे क्या गुजर रही होती है। बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं। आपको तो पता नहीं, लेकिन हम सुनते होते थे कि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन जब उदास होती थी बहुत गज़लें सुनती थी और इसी किस्म का कलाम सुनती थी और डूब जाती थी इस कैफियत के अंदर। अब लोग जरा थोड़े डिफरेंट भी हो गए हैं, लेकिन क्या वाकई आगे ही बढ़ी है। यानी कि आज हमारी कॉन्वर्सेशन है अर्ली रेड फ्लैग्स इन अ रिलेशनशिप, ताकि आपकी जो तकलीफ़ है और जो आपका डैमेज है वो आप उसको कंटेन कर सकें, आप उसमें साल और अपने मेंटल हेल्थ की बिल्कुल ऐसी तैसी होने तक ना रहें, बल्कि आपके अंदर इतनी खुदी, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इफ़ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट यू शुड बी एबल टू मूव अवे। हम ब्रेक पे जाने से पहले यही बात कर रहे थे कि कई लोगों को ये इतना ज़िंदगी और मौत का मामला लगता है, रुसवाई का मामला लगता है। अगर आप किसी के नाम के साथ मंसूब हो गए हैं बहैसियत एक मंगेतर के या शादी के या रिलेशनशिप के, तो आपको लगता है यार इस रिश्ते को तोड़ना मेरा पर्सनल फेलियर है और फिर लोग क्या कहेंगे। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कम अप विद अ लिस्ट ऑफ रेड फ्लैग्स जो कि अनफॉर्चुनेट हकीकत यही है कि वो बदल नहीं सकते, और आप उनसे किस हद तक समझौता कर सकते हैं ये वो सवाल है जो आपको अपने आप से करना होगा। सना, अगर मैं आपके पास आऊँ, मुझे बताएं कि
व्हाट इज़ दैट लिस्ट ऑफ रेड फ्लैग्स। और कई दफ़ा हो सकता है ये रेड फ्लैग्स आपको अपने पार्टनर में नहीं बल्कि उससे एसोसिएटेड लोगों में नज़र आ रहे हों, उसके ख़ानदान में नज़र आ रहे हों, उसके वालदैन में या उसके बहन भाइयों में या जो भी करीब है उसमें नज़र आ रहे हों, जिसकी वजह से घर का माहौल ऐसा है जिसमें आपको थोड़ी सी तशवीश होनी चाहिए। तो वो लिस्ट क्या होगी? सो जब मैं किसी को गाइड करती हूँ मैं ये समझाती हूँ कि चंद चीज़ें हैं जो आप खुद नोटिस कर सकते हैं और उसको फिर आप स्केल करें, ठीक है? मैं अभी बताती हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल इफ़ सी क्लिक याद रखें, सी इज़ फॉर कंट्रोलिंग। हाउ कंट्रोलिंग इज़ द अदर पर्सन। नाउ दैट पर्सन, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका शौहर हो या बीवी हो, वो इन लॉज भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो। आपका उससे रिश्ता क्या है और कितना गहरा रिश्ता है और कितना इम्पोर्टेंट रिश्ता है। हस्बैंड वाइफ का तो एक सर्टन रिलेशन हमने बात की ना, सो कंट्रोल आ जाता है। क्या आप डिसीजन या आपके एक्शंस अपनी मर्ज़ी से ले पाते हैं या उनको कोई कंट्रोल कर रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है। आइसोलेशन, लैक ऑफ एम्पैथी, अगले बंदे को एहसास बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लैक ऑफ एम्पैथी आप गेज करते हैं, ठीक है, उसी शख्स से जिसके साथ आप अपना ये रेड फ्लैग्स इस वक्त गेज कर रहे हैं। आइसोलेशन मीन्स कि क्या उनकी कोशिश ये होती है कि आप दूसरों से मिलें नहीं, आप अपने रिश्तेदारों से या अपने जो आपके वेल विशर्स हैं उनसे ना मिलें, डिस्टेंस बढ़ाएं। जैसे होता है हमारे यहाँ कि जी आप मैं कि सिर्फ एक दिन जाएंगी हफ्ते में या महीने में एक दिन जाएंगी, ये एक ऐसा बिहेवियर है जो कि एक रेड फ्लैग है, ये इमोशनल अब्यूज़ में काउंट होता है। या इसके अंदर अगर मज़ीद हम थोड़ा सा ऐड करने लगे सना कि फ़िज़िकली आपको बार या डिसेबल नहीं किया जा रहा लेकिन मूड ख़राब हो जाता है, या आपका जो भी अहम दिन है उस दिन झगड़ा हो जाता है, सिचुएशन क्रिएट ऐसी कर दी जाती है, मैनिपुलेशन उसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। सो क्लिक एंड देन गैस लाइटिंग, हाँ तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो चाहते ही ऐसे ही हो, या उसको प्यार से मैनिपुलेट करना। देखो सिद्रा, प्यार भी बेड़ियां बन जाता है, ठीक है। सो आप लव, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की जब मैं हूँ, मिसाल के तौर पे इस तरह की बातें होती है ना, हाँ। कि आप आइसोलेट कर रहे हैं या किसी के एम्बिशन, आपको मसला है कि ये काम ना करे, या घर के बड़े एग्जैक्टली घर के बड़े भी ये बोल देते हैं कि तुम अपनी बीवी से काम करवाओगे, शर्म नहीं आती, लाइक तुम्हें ऐसा क्या, मर्द बनो, इस तरह के जुमले आज भी इस्तेमाल होते हैं। और जैसे मैंने बताया, क्लिक अगर आप नोट कर रहे हो तो आप गैस लाइटिंग भी नोट करो। आप ये देखो कि कितना ज़्यादा आपके लिए ऑल दिस, इसको गेज करो 0 से 10 के स्केल पे। अच्छा, अगेन इसमें कहीं ना कहीं जब आप सुन रहे होंगे सना की लिस्ट तो फिल्टर आपका वही होगा कि ये मर्द ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले कर रहे हैं और औरत बेचारी रिसीविंग एंड, औरत पे भी कर रहे है ना। यही सेम सवाल मैं आयशा आपके पास लेके आऊँगी, क्योंकि आपकी भी एक प्रैक्टिस है। आपको लगता है कि मर्द भी इमोशनली अब्यूज़ होते हैं और मर्दों के लिए रेड फ्लैग्स क्या होने चाहिए? अगर हम जेंडर वाइज बात करें तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ रेशियो जो कि ख़वातीन का भी है जो कि मैनिपुलेटिव हो जाता है। आई वुड अग्री विद डॉक्टर सना के सेम सिम्टम्स ही होते हैं, इट्स जस्ट कि औरतें थोड़ा ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं, दे कैन क्राई टू कन्विंस। तो मुझे लगता है अननोइंगली करती हैं, लाइक बेचारी का कंट्रोल किसी और चीज़ पे तो होता नहीं है, बस वो रोज़ाना एक चौकीदार की तरह, अब आप उठ गए, अब आप चले गए, अब आप वापस आ गए, अच्छा किसके साथ बैठे हैं, फलाना ढमाका। हमारी सोसाइटी ये भी तो ख़वातीन को भी तो ये सिखाती है ना कि ये चीज़ें अगर आप ख्याल रखती, दिस इज़ द वे टू एक्सप्रेस लव। आई एग्री विद दैट एज वेल, बिकॉज इट्स एन अनकॉन्शियस नीड। आपको आपका एक पैटर्न बना हुआ है, आपको पता है जी हम बचपन से एक चीज़ देख रहे हैं और एक रूटीन बन गई, एक नीड बन गई कि हमने इसी तरीके से एक्ट करना है, और वो कैसे आप बोले रीइंफोर्स होती है क्योंकि उसी जो आपका बिहेवियर है उसी के बीच में आपको कभी ना कभी उसका रिटर्न मिल जाता है। आई मीन अगर कोई रो रही है, कोई खातून है वो रो रही है अपने हस्बैंड के पीछे और उनको बुरा भला कहा या कुछ भी किसी भी तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश की, एक अटेंशन चाहिए, इधर इट इज़ नेगेटिव अटेंशन, तो होता यही है कि वो 4 में से एक बार तो अटेंशन मिल जाएगी, तो बिहेवियर रीइंफोर्स हो गया कि दिस इज़ द वे आई कैन गेट हिज अटेंशन और इसी तरीके से मेरी बात मानी जाएगी। अच्छा, शायद अली ने मेंशन किया था, अली फाइनेंसेस को लेके आना चाहूँगी क्योंकि ये बड़ा एक रिकरिंग प्रॉब्लम हमारे यहाँ आ रहा है। लोग कहते हैं कि जी जब मुलाकात हुई थी तो लड़का बड़ा जेनरस भी था, डेटिंग पीरियड में आपको अच्छे तोहफे भी दे रहा था, आपको अच्छी जगह लेके भी जा रहा था, मंगनी शादी तक भी ये रहा, फिर अचानक से पीपल बिकम रिडंडेंट या पीपल बिकम बैड विद फाइनेंसेस, या उनका सडनली बिहेवियर पैसों को लेकर मुखील हो जाता है, या अपने खर्चे तो उनको नज़र आ रहे होते हैं, बीवी पे खर्च करना या बच्चों पे खर्च करना बुरा लगा, तो विच इज़ लाइक अ फाइनेंशियल अब्यूज़ ऑफ सॉर्ट्स।
तो मुझे ये बताएं कि ये क्या होता है मर्दों में और ख़वातीन इसको कैसे नोटिस करें, क्योंकि शुरू में तो जब आपकी मुलाकात हो रही है, जब मंगनी का पीरियड है, शादी का अर्ली पीरियड है, तब तो ये रेड फ्लैग्स हैं ही नहीं। सिद्रा, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल होता है, क्योंकि डेट में और शादी में बड़ा फ़र्क होता है। डेट में आपने अपनी महबूबा के साथ 2 घंटे गुजारने होते हैं, उसमें आपने अपना बेस्ट दे रहा होते हैं, उसमें आपने बेहतरीन अपने कपड़े पहनने हैं, आपने बेहतरीन रेस्टोरेंट चूज़ करना है जिस पे आपने उसको लेके जाना है, इसी तरह आपने बेहतरीन परफ्यूम लगा के उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है ना, ये अपनी प्रेजेंटेशन है आपके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक फियर का फैक्टर मौजूद रहता है। सिद्रा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि फियर दोनों पार्टीज़ में है, कहीं ये मुझे छोड़ ना जाए। जब फियर का एलिमेंट जब आउट होता है शादी के बाद, तो कोई तो छोड़ता नहीं किसी को, लेकिन उसमें फिर हर कोई एक दूसरे को प्लीज़ कर रहा होता है। अब होता ये है कि ये जो प्लीजिंग इन्वायरमेंट है, ये आपका एक माइंडसेट क्रिएट कर देता है, आपका एक बार माइंड में इंक्रीज़ कर देता है, जो लड़की ये समझना शुरू कर देती है कि शायद मेरी सारी ही ज़िंदगी ऐसी होगी। पहले तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बात तुम करती रहो, मेरा दिल करता है कि तुम बोलती रहो और मैं तुम्हें सुनता रहूं, और उसके बाद शादी के बाद वो कहता है कि चुप भी कर जाया करो, कोई मैं तुम्हारी कितनी बातें सुनूं। अच्छा, क्योंकि ये उसको एक मनारा होता है ना, हाँ, तो ये अच्छा, ये पर्सनल टाइम वाले की भी बात है। करेंगे। बहैसियत माशरा, बहैसियत एक सोसाइटी के, हम कपल्स के पर्सनल टाइम में, चले मंगनी के पीरियड में तो फिर हम वक्त दे देते हैं कि एक दूसरे को समझ रहे हैं, फिर उसके बाद चले अजराहन मजाक कह देते हैं अभी नई नई शादी हुई है, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। सो ना, एज अ सोसाइटी वी डू नॉट अप्रिशिएट कपल्स हैविंग देयर सेपरेट टाइम। उनको लगता है हम खुद उनको जज कर के कह के हम कहते हैं कि जी अब तो बच्चे हो गए हैं, एक फंक्शनल ज़िंदगी में धकेल देते हैं, जहाँ पे कंपेनियनशिप नहीं होती, जहाँ पे एक बस आप एक रूटीन में हैं कि अब आपने बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, उनकी ज़रूरियात पूरी करते रहो। यानी लिटरली आपने कई ऐसे कपल्स देखे होंगे जिनकी दिन भर की गुफ्तगू सिर्फ यही होती है कि फ़लाना बिल आ गया है, आते हुए अंडे डबल रोटी ले आना, बच्चे के स्कूल में अब आज चार्ट पेपर चाहिए और आते हुए मार्कर ले आना, यानी इसके अलावा वो कोई बात ही नहीं करते। उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, ना वो कॉन्शियसली अपने कनेक्शन के ऊपर काम करते हैं। उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको पहले अपने आप को समझना ज़रूरी है। देखो सिद्रा, हर कोई ना इवॉल्व कर रहा है। जब आपकी नई नई शादी होती है, आप गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर चुके होते हैं, हाँ। ठीक है, जैसे अली ने कहा। सो उन एक्सपेक्टेशंस को या तो जो लाइक आई सेड प्री मैरिटल कोचिंग में यही बताती हूँ मैं कि आपने एक्सपेक्टेशन सेट करनी है जो कि रियलिस्टिक हो। आपने एक दूसरे से बॉन्ड करना है, आपने अपनी लव लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना है कि यार इसको क्वालिटी टाइम चाहिए, हाँ। या इसको गिफ्टिंग चाहिए, या इसको वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन चाहिए, इसको मुझसे क्या चाहिए, और ये दोनों पार्टनर्स के लिए। अच्छा, हाउ डज बर्दाश्त प्ले इनटू दिस? बिकॉज कई दफ़ा जब आप रेड फ्लैग देखते हैं और आपको कुछ खटकता है, या तो आप खुद अपने आप को यू टॉक योर सेल्फ आउट ऑफ इट, आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, आप अगले की अच्छाइयाँ देखते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं आज इसका मूड ख़राब था, कोई बात नहीं, दरगुजर करो। आप किसी से कंसल्ट भी करेंगे, अगर आपका कोई घर वाला हो, दोस्त हो, या छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, इग्नोर इट। व्हेन डज बर्दाश्त इज़ अ बैड एडवाइस कि अब बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, बर्दाश्त के लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। कब आपको लग रहा है कि इस शख्स की मौजूदगी में मैं अपनी बेस्ट नहीं हूँ, ठीक है, जब आपको वो अपलिफ्ट नहीं कर रहा, जब आप अपलिफ्टेड महसूस नहीं कर रहे, तो स्लोली ये टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहा है। जितना ज़्यादा आप अलाउ करेंगे, प्लीज़ रिमेंबर, जितना ज़्यादा आप अलाउ करेंगे उतना ही वो इनेबल होगा, ठीक है, और वो करता चला जाएगा, उसको भी अंदाज़ा नहीं होगा कि कुछ गलत हो रहा है। आपको कम्युनिकेट करना है कि देखो जब तुमने ऐसे किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ। अच्छा, ये जो महसूस या एहसास है, ये पहली दफ़ा हो गया, लेकिन कई दफ़ा आप मौका महल को देखकर, सिचुएशन नहीं है, मुझे बताएं कि जो आप मशवरा दे रही हैं कि आप इनेबल ना करें, आप इस चीज़ को एड्रेस करें, उसके तौर तरीके क्या हैं, इस पर हम बात करते हैं। ये पहले हम एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर इकबाल साहब, अकरम कुरैशी एबटाबाद। क्या हाल चाल है अकरम साहब आपके? अल्लाह का शुक्र है जी सर, क्या कहेंगे? पहले तो आपकी नजर में अपना एक टूटा फूटा शेयर करता हूँ जी जी। अच्छा, बीवी से ज्यादा दिल के करीब नहीं होता कोई ए दोस्त, नाराज हो जाए तो मना लो ए दोस्त, बिछड़ गई तो बहुत पछताओगे ए दोस्त। क्या बात है। सदर इकबाल साहब, हमारे घरों में एक शिकंजे बने होते हैं, कभी औरत को शिकंजे में डाल के किसी शिकारगाह में फेंकते हैं, कभी मर्द को शिकंजे में
गिरफ्तार करके किसी औरत की शगरगाह में फेंक देते। हम खुद गर्ज लोग के हमारा अक्सर रिश्ता लालच पर और मफाद पे मबनी होता है। जिंदगी ऐसी चीज नहीं है जिसे प्लेट में रख के दे दिया जाए और हम खा लें और बड़े मजे करें, नहीं। जिंदगी में बहुत ज्यादा तलखी है और राहत और खुशी का पहलू बहुत कम पाया जाता है। मसाइल ज्यादा होते हैं, मसाइब ज्यादा होते हैं। तो ये हकीकत पसंदी को हम सामने करके लालच खुदगर्जी को एक तरफ रखे। औरत शादी करने से पहले सोचे कि मुझे यहाँ जाकर जो नजर आ रहा है शायद वो ना हो। मर्द को समझ लेना है जो मुझे नजर आ रहा है शायद ही मेरी जिंदगी में ना हो। तो इसलिए समझौता करके मसाइल को सामने रख के जिंदगी गुजारे। जिंदगी बड़ी तल्ख चीज है, ड्रामों फिल्मों वाली नहीं है। देखिए ना, आपको बाद अगर इतनी तलखी मिल जाती है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये मैंने क्या कर दिया। इसलिए ज़हनी तौर पे हमें तैयार रहना चाहिए हर मसले के लिए, हर दुख के लिए, हर मसाइब के। तब आस्ता आस्ता फिर एक वक्त आता है वही जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है और बड़ी खूबसूरत बन जाती है। बिल्कुल अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। पहले बड़े तहम्मुल वाले लोग होते थे, जैसे वो कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स भी हमारा मिजाज बनाती है। हमें लगता था कि टेस्ट क्रिकेट है, 5 दिन का खेल है, अभी उसकी वजह से भी हमारे अंदर पेशेंस और तहम्मुल आता था। फिर आया आपका वनडे मैच और अब आ गया T20। तो हमने रिलेशनशिप्स को भी T20 समझ लिया। हमें लगता है कि यार पहले 10 ओवर में समझ आ जाएगा कि ये मैच हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, और लोग फैसले भी इसी बुनियाद पे ले रहे होते हैं। लेकिन वो जो लॉन्ग हॉल है कि वाकई अगर आप इसको ज़िंदगी भर का सास और कंपेनियनशिप के तौर पे लेके, यार ये शख्स मेरी एक्टिव चॉइस है और ये ज़रूरी नहीं है कि इसको डिस्कार्ड करके आई विल गेट समबडी बेटर, लेट मी वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, ये एटीट्यूड हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारा फ्रिज भी ख़राब होता है हम उसको फेंक देते हैं, टोस्टर ख़राब होता है फेंक देते हैं, यही सोचते हैं नया ले आएंगे। यही रवैया अनफॉर्चुनेटली हमारा रिलेशनशिप्स में भी। अच्छा जी, एक और इंटरेस्टिंग रेड फ्लैग जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती है, एंड ऑफलाइन वी काइंड ऑफ स्टम्बल्ड अपॉन इट, इज़ ऑल्सो द कंपनी यू कीप। यानी कई दफ़ा आपके पार्टनर में रेड फ्लैग नहीं होता, आपके इर्द गिर्द जो आपकी सोहबत है उसमें रेड फ्लैग होता है, जो आपके जहन में बहुत सारे खदशात, अबहाम, शक व शुबहात डाल सकती है कि यार इस पे तो तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। और कई दफ़ा देखने में आया है कि सालों से बना हुआ रिश्ता चंद महीनों में, चंद हफ्तों में ख़राब हो सकता है दूसरों की इंटरफेरेंस या दूसरों के ओपिनियन के बारे में। मुझे ये बताएं आयशा, ये आपने इर्द गिर्द नोटिस किया है कि जो इंसान जैसे आपकी कंपनी होती है, जो दोस्त होते हैं, हम क्यों इतनी अहमियत देते हैं अपने दोस्तों के ओपिनियन के हवाले से, और आजकल ख़ास तौर पे जबकि #रिलेशनशिप गोल्स इज़ एवरीथिंग दैट पीपल टॉक अबाउट। ओके, सो बेसिकली सोशल सपोर्ट इज़ नेसेसरी आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, और थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ज़रूरी होता है व्हेन यू आर इन डिनाइल। बट एज यू सेड के रिलेशनशिप किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और किस तरह से ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि इफ़ आई हैव अ फाइट विद माई पार्टनर और मैं जाके अपने किसी दोस्त को बताती हूँ, तो वो उसी पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे और वो उसी सिचुएशन को लेके अपना व्यू दे रहे होंगे which can influence my future decision। इसीलिए it is very necessary कि आप जो अपना ग्रुप बना रहे हैं, जो सोशल ग्रुप है, या वो लोग जिनके साथ आपको लगता है कि आप अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस को डिस्कस कर सकते हो, वो इतने समझदार हों कि वो एक लड़ाई की, एक सिचुएशन की बेस पे आपको जो है एक ओपिनियन ना दे रहे हो। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंगली जो सना ने अभी हमें रेड फ्लैग्स की लिस्ट दी कि उसमें कंट्रोलिंग तो नहीं है, आइसोलेटिंग तो नहीं है, आपके एक्सपीरियंस को मिनिमाइज़ तो नहीं करते, ये तमाम चीज़ें आप अपने दोस्तों पे रख कर भी सीख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अली, अगर एक ख़ातून की आदत है अपनी सहेलियों से या अपनी क्लोजेस्ट फ्रेंड से सब कुछ डिस्कस करने की, अगर उसके शौहर का लाया हुआ तोहफ़ा या उसके लिए अरेंज की हुई बर्थडे उसको मिनिमाइज़ करें कि अरे ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, ही शुड हैव डन बेटर, एंड दे हैव एन ओपिनियन, कहीं ना कहीं उस सोशल अप्रिसिएशन और वैलिडेशन को आपको ज़रूरत होती है और वो आपके रिश्ते को ख़राब करती है। क्या कहेंगे इस पर आप? ये सिद्रा एक रिसर्च हुई थी दरख्त पे। दरख्त के करीब ना कुछ लोगों ने अच्छे कलमात जो है वो बयान करने शुरू किए और एक दरख्त के करीब बुरे कलमात जो हैं वो बयान करने शुरू किए। तो जिनको बुरे कलमात जिस दरख्त पे बयान किए थे वो मुरझा गया था, और जिस पे अच्छे कलमात बयान किए गए थे वो ग्रो कर गया था दरख्त। तो इंसान को ना इन्फ्लुएंस लेता है इंसान बातों पे, और लेकिन इसमें अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो हल्का अहबाब ऐसा होना चाहिए, जैसे आपने कंपनी का जिक्र किया, जो पॉजिटिव लोगों से हो। अपनी ज़िंदगी से टॉक्सिक लोगों को अब माइनस कर दें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्होंने ठीक नहीं होना होता। आपको उनके साथ अपनी एनर्जी ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक टाइम ज़रूर दें। जैसे कि आप रिलेशनशिप्स में ना 1.5-2 साल का वक्त कहते हैं,
जो मैरिज काउंसलर्स हैं और एजुकेशनिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं कि 2 साल का आप वक्त जरूर दें। किसी भी रिलेशन को 2 साल का वक्त देने के बाद भी अगर वो शख्स अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू से आई डोंट वांट टू ऑस्ट्रेसाइज पीपल जिनका खुदा ना खासा माजी तल्ख रहा हो या किसी वजूहात की वजह से वो अपने पार्टनर से अलग हो गए या उनकी तलाक हो गई है। लेकिन सना देखने में यही आया है कि अगर एक क्लोजली निट सर्कल है उसमें अगर एक शख्स के घर, और ये खुशी में भी अप्लाई करता है बाय द वे, कि अगर वन कपल डिसाइड्स टू स्टार्ट अ फैमिली एंड दे हैड अ बेबी, तो वो यूजुअली आप देखिए जो 5-6 दोस्त साथ होते हैं, जो कपल साथ हैंग कर रहे होते हैं, उन सब के बच्चे, और वो ऑलमोस्ट ये डिसीजन साथ लेते हैं। इसी तरह अगर खुदा ना खासा किसी के साथ एक तल्ख सिचुएशन हो गई हो और वो सेपरेट हो गया हो या डिवोर्स हो गई हो, तब उससे डील कैसे करें? सिर्फ इस खौफ से कि भाई इसकी सोबत में रह के तो हमारे यहाँ भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, उसको अलग तो नहीं कर सकते आप। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, एज अ फ्रेंड आप हमेशा ये कह सकते हैं कि देखो दिस इज़ अ पॉइंट इन टाइम जब तुम्हें भी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। आप मत बिलावजे के मशवरे दें, आप मत साइड लें, आप मत बायस हो जाएंगे, नहीं मेरा दोस्त बेहतर है या उसने बीवी के साथ अच्छा किया है या बुरा किया, या उस खातून ने अपने हस्बैंड के साथ अच्छा किया बुरा किया। मत ओपिनियनेटेड हो। हाँ, आपको भी नज़र आएगा क्यों उन हाउ दे एंडेड अप, उनके साथ क्या क्या वजूहात रही। आप उन वजूहात को एज अ लर्निंग लें। आप हमेशा सीख सकते हैं, बस आपका लेंस वो होना चाहिए कि मैंने इससे लर्निंग लेनी है। कितना ताल्लुक़ रखना है वो ज़ाहिर है उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है और आपकी लर्निंग्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि लोगों के रोल मॉडल्स होते हैं। देखिए, जैसे मैं बिलीव करती हूँ कि एक कुंवारे बंदे का वो शायद एक्सपीरियंस ना हो जो एक शादीशुदा का हो, तो वो जो शादीशुदा को मशावरत करनी है वो एक कुंवारा बंदा नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ठीक है। सो थोड़ी सी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करनी होगी कि कहाँ पर आपको मशवरा किससे लेना है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, वेल विशर्स ज़रूर होते हैं, बट आर दे प्रोफेशनली ट्रेंड? क्या वो प्रोफेशनल हेल्प है, दे रहे हैं? आजकल अगर सब बहुत ज़्यादा वोक हैं, अगर सबको बहुत ज़्यादा शऊर आ गया है इन चीज़ों का। अच्छा, माशाल्लाह, तो आपकी रिलेशनशिप को कैसे चलाना है ये दूसरे आपको बताते हुए, यानी 1 मिनट के लिए भी कॉमा, पॉज, अपॉस्ट्रोफी कुछ नहीं आता। आपको लगता है मैं बताऊंगा आपको कि आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आप जाके देखें, मतलब ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर बिला झिझक 300-400 कमेंट्स आ रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें गलती मुझे लगता है कपल की भी तो है ऐसा ना। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, जैसे अभी आयशा कह रही थी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको खटक रही है, तो रादर देन सीकिंग हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल और समबडी हु इज़ अ मेंटोर, आप भी तो सोशल मीडिया पे जाके आपने वॉमिट कर दी और आपने कहा बताओ ये रेड फ्लैग है या नहीं। अब जितने मुँह उतनी बातें, आपको लोग, आधे लोग कहेंगे कि ये रेड फ्लैग है, आधे लोग कहेंगे, इससे आपकी कन्फ्यूजन तो नहीं हल हुई। मैं तो अब मुझे लगता है कि booking.com जैसे जगह पे जाके ना होटल भी बुक नहीं करती, क्योंकि उसमें कई लोगों ने 5 स्टार दिए होते हैं और आधे लोगों ने 1 स्टार दिया होता है, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि ये होटल अच्छा है या नहीं। क्या कहोगी? बिल्कुल सही कह रही हैं। आई 100% एग्री विद यू। देखिए, जब आपको पता है कि एक प्रॉब्लम आ रही है, पीपल वॉश देयर डर्टी लॉन्ड्री, यू नो, लाइक कहते हैं कि आप डूइंग योर लॉन्ड्री इन पब्लिक। ठीक है। सो ये आपके हाथ में है ना। अगर आप वाकई उलझन में हैं, सीक आउट करें कि जी मैं कहाँ फ़लानी प्रोफेशनल हेल्प ले सकती हूँ। हर शोबे के लिए अब हेल्प मौजूद है। सही, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक सेंस ऑफ वैलिडेशन चाहिए, अगर आप सिर्फ एक बयानिया बना रहे हैं, यानी फैसला आप कर चुके हैं, आपने तलाक के फैसले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होंगे, लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे एक जहन बना चुके हैं कि यार मुझे इस शख्स के साथ नहीं रहना, मुझे अक्सर लगता है कि जो लोग आके मशवरा मांगते हैं या सोशल मीडिया पे डिस्कस करते हैं, वो अपने बयानिए को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, उसको तक़वियत देना चाहते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी क्रूअल वे, क्योंकि कभी ना कभी उस अच्छे वक्त का एहसास ज़रूर रखें। हो सकता है आपको एक शख्स में रेड फ्लैग्स नजर आए, हो सकता है सारी खराबी उसी शख्स में हो, लेकिन ग्रेस और आपका अपना एहसास ये डिमांड करता है कि आप पर्दा पोशी भी लोगों के ऐबों की करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सना, आयशा, अली हमारे साथ मौजूद थे। आई होप दैट यू विल प्ले हीट टू दीज रेड फ्लैग्स और इनसे डील करने का हतमी फ़ैसला आपका ही है। हो सकता है कुछ लोग इस पर काम करके उसको बेहतर बना सकें, कईयों को लगता है कि नहीं जी इट्स अ लॉस्ट बैटल, तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। बहरहाल अपने फ़ैसलों के साथ मुतमईन रहने का हौसला पैदा करें, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।